नमस्कार दोस्तों। अ, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आज हम ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की बात करेंगे। किस प्रकार के नतीजे इस क्वार्टर में दैट इज जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में आएंगे प्लस क्या आउटलुक रहेगा, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो दोस्तों, इन द नियर टर्म ऑटो और ऑटो कंपोनेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमको लग रहा है कि आउटलुक काफी नेगेटिव है। पहले वीडियो में हमने जो आपको बताया था कि इस सेक्टर में डिमांड काफी हद तक इम्पैक्ट हो चुका है और एटलीस्ट कम से कम आने वाले 6 से 8 महीने के लिए कोई बड़ा रिवाइवल आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। हमको लग रहा है कि ये जो ऑटो सेक्टर में जो तकलीफें हैं डिमांड रिलेटेड है और फाइनेंसिंग कॉस्ट रिलेटेड है, ये कम से कम 6 महीना तो चलेंगे क्योंकि लॉकडाउन का सीधा इम्पैक्ट हमको लग रहा है कि यहाँ पे इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी बात, ऑलरेडी ये सेक्टर बहुत दिक्कतें से ऑलरेडी गुजर रहा था। उसमें ये BS6 नॉर्म्स की भी अनाउंसमेंट आई थी अप्रैल से। और इसका मतलब सीधा है कि ऐसे माहौल में इन कंपनीज को ये जो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है वो भी अपने बुक्स में लेना पड़ेगा। और ऑब्वियस है कि ये सारी कंपनियां इमिडिएटली ये कॉस्ट अपने कस्टमर्स को पास थ्रू नहीं करेगी। तो मार्जिन प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम प्रेशर, ये दोनों ही दिक्कतें कंपनीज को ऑटो सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं इनको फेस करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट हो चुका है तकरीबन लास्ट वीक ऑफ मार्च से, यहाँ पे हमने देखा है कि ज्यादातर OEMs, जो बड़े OEMs है जैसे कि मारुति है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, इनके लिए जो गुड़ी पावड़ा पाड़वा और उगाड़ी और नवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नई गाड़ियों की बिक्री के लिए। और ये इस बार डेफिनेटली इम्पैक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली दोस्तों हमको लग रहा है कि इसका भी इम्पैक्ट सीधा बॉटम लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको देखने को मिलेगा। और हमको लग रहा है कि लॉकडाउन निकलने के बाद भी डिमांड का जो ट्रेंड है, काफी कंपनीज में हमने बात करने के बाद ये जाना है कि कम से कम 4 से 5 महीना वॉल्यूम्स ग्रोथ काफी खराब रहेंगे। इनफैक्ट पहला जो फर्स्ट हाफ है FY21 का, यानी करंट ईयर का, अंदाजा है कि वॉल्यूम कम से कम ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड कम से कम 50% डी ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो इनकम लॉस है, यानी जो धंधा इन्होंने लॉकडाउन के कारण गवाया है, प्लस जो BS6 रिलेटेड जो खर्चे हैं गाड़ियों के लिए, टेक्नोलॉजी चेंज की है, ये दोनों ही चीजें ऑटो सेक्टर के लिए काफी महंगी पड़ेगी। और हमको लग रहा है कि इस सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के लिए भी काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो करीबन 8 से 10% कंट्री के टोटल टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल नट नेट शेल में अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी उम्मीद किरण पे दिख रही है। हालांकि कंपनीज के शेयर प्राइसेस काफी हद तक भागे हैं। हमको वही लग रहा है कि ज्यादातर ये न्यूज फ्लो ड्रिवन हुआ है, फंडामेंटल हुआ नहीं है और नतीजे अभी आने हैं। तो हम अभी आगे वाले स्लाइड्स में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा देंगे कि चौथी तिमाही इन कंपनीज के लिए कैसी रहेगी और आगे का क्या ग्रोथ आउटलुक इन कंपनीज के लिए रहेगा। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो दोस्तों, जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सेगमेंट्स हमको लग रहा है होगा वो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट होगा। उसके बाद आएगा पैसेंजर कार और उसके बाद टू व्हीलर सेगमेंट। ट्रैक्टर सेगमेंट में भी नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ पे रूरल फोकस होने के कारण और गवर्नमेंट का एग्रेसिव पुश होने के कारण एग्रीकल्चर की तरफ हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट इन ट्रैक्टर कंपनीज को मिले। लेकिन जो सबसे बड़ा अफेक्टेड सेगमेंट है वो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल सेक्टर है, उसके बाद पैसेंजर कार सेक्टर है और टू व्हीलर्स है। और एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो टू व्हीलर कंपनी की है वो तो हमको लग रहा है काफी हद तक यहाँ पे भी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि क्लियरली इंडियन कंपनी जैसे बजाज ऑटो है, बाकी सारी जो कंपनीज है, ये बेसिकली उन इकोनॉमीज को एक्सपोर्ट करती थी जो बेसिकली क्रूड ऑयल के ऊपर काफी हद तक निर्भर थी। अभी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की कटौती क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हुई है और जिस प्रकार का डिमांड कॉन्ट्रैक्शन क्रूड में हुआ है, हो सकता है कि ये इकोनॉमीज में जो डिमांड का जो सिनारियो है वो और थोड़ा सा लॉन्जिटिवेट हो और यहाँ पे दिक्कतें और बढ़े। क्योंकि हम क्रूड ऑयल की प्राइस देखें
तो दोस्तों, नाइजीरिया जैसी कंट्री में कंट्री का जो उनका बजट था वो पिछले साल करीबन तब बनाया था जब भी क्रूड की कीमत करीबन $57 पर बैरल थी, और जब वो करीबन 2.1 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन बनाते थे। अभी सिचुएशन ऐसी है कि क्रूड ऑयल का कीमत करीबन $14-15 हो चुका है। कॉन्ट्रैक्शन काफी सिग्निफिकेंटली देखा है, क्योंकि चाइना और इंडिया ये वर्ल्ड के बहुत बड़े क्रूड के कस्टमर्स है, और इस कारण हमको लग रहा है कि काफी दिक्कतें इंडियन कंपनीज को होंगी जो उनके प्रोडक्ट्स इन इकोनॉमीज को, स्पेशली नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि बजाज ऑटो और टीवीएस, ये इंडिया में ऐसी कंपनीज है जहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में ये लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले 6 से 8 महीने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी इनके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव ग्रोथ दिखाए, और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें इन कंपनीज को दे। अभी दोस्तों आते हैं कौन सी कंपनीज पे इसका इमीडिएटली प्रभाव पड़ेगा। पहली बात करते हैं अशोक लेलैंड, जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में एक प्योर सीवी प्ले है। अ, अगर इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों BS6 ट्रांजिशन हो चुका है। इन्होंने सक्सेसफुली अपने कमर्शियल व्हीकल्स में ये नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की है। लेकिन लॉकडाउन का इम्पैक्ट इनके लिए भी, हमके वॉल्यूम्स के लिए भी काफी नेगेटिव साबित हो चुका है। इनफैक्ट जो अच्छी बात अशोक लेलैंड की है वो यही है कि इनके पास BS4 यानी जो पुरानी इन्वेंट्री है प्रोडक्ट्स की, वो बहुत ही कम के बराबर है। और हमको लग रहा है कि ये एक अच्छा संकेत है कि इनके पास इन्वेंट्री बुक्स पे बहुत कम है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री हम कहते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने एक अच्छी बात की है कि इन्होंने हाल ही में एक प्रपोजल दिया था कि इंदुजा लेलैंड फाइनेंस में ये पूरी तरह से इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। लेकिन अभी इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा होल्ड पे रखा है, और इस कारण कंपनी के पास करीबन 800 करोड़ की लिक्विडिटी बुक्स पे है, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम Q4 की बात करें तो हमको लग रहा है कि जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में कंपनी बहुत ही नेगेटिव बड़ा सरप्राइज देने की पोजीशन में दिख रही है। करीबन 90% प्रॉफिट इनका गिरने का अनुमान हमको लग रहा है। प्रॉफिट करीबन 88 करोड़ होने का अनुमान है जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में, यानी ये चौथी तिमाही में, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से इसी 3 महीने से 91% डाउन रहेगा। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि काफी हद तक नेगेटिविटी स्टॉक में आ सकती है। इनफैक्ट इबिटा मार्जिन की बात करें तो इबिटा मार्जिन जो करीबन 11% थे पिछले साल चौथी तिमाही में, वो करीबन 2.5% रहेंगे। और मोटा मोटी हमको लग रहा है कि इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी नेट लेवल पे, अनुमान है कि इस बार कंपनी घाटा रिकॉर्ड करे। अभी आगे का जो रोड मैप है वो प्योरली डिपेंड करेगा कि कंपनी अपने रेवेन्यू गाइडेंस क्या देती है, डिमांड आउटलुक के बारे में क्या करती है, स्पेशली जो करंट ईयर है। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ता नहीं है तो डेफिनेटली कंपनी को आगे दिक्कत होगी, और हमको लग रहा है कि और भी कटौती शेयर प्राइस में देखने को आपको मिल सकती है। दूसरी जो कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस और टू व्हीलर स्पेस में काम करती है, वो बेसिकली आयशर मोटर्स है। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि नतीजे मोटा मोटी खराब ही आएंगे, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो इनका टू व्हीलर प्रोडक्ट है और जो काफी हद तक काफी पॉपुलर और प्रीमियम प्रोडक्ट है, यहाँ पे कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद की है। इनके कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है, ये भी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। और हमको लग रहा है कि ज्यादातर इनके जो प्रोडक्ट्स है, टू व्हीलर के प्रोडक्ट्स है, वो ज्यादातर प्रीमियम प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि डिमांड का जो सिनारियो है वो काफी खराब है, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स होने के कारण इनकी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस थी वो काफी प्रीमियम प्रोडक्ट वाली प्राइसेस थी। और इस कारण डिमांड कम से कम 3 से 6 महीने के लिए नरम होने की संभावना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जैसे हमने आपको पहले भी बोला था कि जहाँ पे लग्जरी आइटम या प्रीमियम आइटम्स है, यहाँ पे खरीदारी का जो माहौल है वो कम से कम 6-8 महीने के लिए बदलेगा ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी बात, कमर्शियल व्हीकल्स में हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए डिमांड बहुत ही नरम रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी एक्टिविटी पूरी तरह से ठप पड़ी है। और जब तक मैक्रो रिकवरी नहीं होती तब तक कमर्शियल व्हीकल्स का सेल आगे बढ़ना बहुत दिक्कत का मामला हो सकता है। यहाँ पे भी जो चौथी तिमाही का रिजल्ट है, ये काफी खराब होने की उम्मीद है। कम से कम
28 से 29% प्रॉफिट ड्रॉप की एक्सपेक्टेशन हमारी है। करीबन 380-390 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और इबिटा मार्जिन्स भी हमको लग रहा है करीबन 22-23% बढ़ेंगे। तो हमारे हिसाब से ये डेफिनेटली एक खराब संकेत है। हो सकता है कि आयशर मोटर्स में भी आपको इमीडिएट शॉर्ट। अभी आते हैं टाटा मोटर्स जो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार्स में ऑपरेट करता है। दोस्तों हमको लग रहा है टाटा मोटर्स की जो परफॉर्मेंस Q4 की आएगी वो बहुत ही खराब आने की संकेत है। इनफैक्ट उम्मीद से काफी खराब आने के नंबर आने की अपेक्षा है। यहाँ पे अगर हम इनके सारे सेगमेंट्स देखें जैसे कि JLR, फिर डोमेस्टिक पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, यहाँ पे सारा सेक्टर में डिमांड ड्रॉप हमको नजर आ रहा है। इनफैक्ट इनके लिए दिक्कत ये है कि चाइना में इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। करीबन 14% सेल्स चाइना से आता है। और ज्यादातर जब चाइना में ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया था, अंदाजा था कि यहाँ पे रिकवरी होने के लिए भी कम से कम 6-8 महीना जरूर लगेगा। कोविड 19 कोरोना का स्प्रेड जो यूरोप में हो चुका है, ये इनके यूके प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी इफेक्ट हो चुका है। तो अंदाजा है कि लैंड रोवर और जो JLR है, ये दोनों के प्रोडक्शन में भारी कटौती देखने की प्रॉब्लम है। रही बात डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल स्पेस की, तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि कोई बड़ा संकेत रिकवरी का दिख नहीं रहा है। और मोटा मोटी हमको लग रहा है कि ये जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे मार्च क्वार्टर के टाटा मोटर्स के लिए, ये बहुत ही खराब आने की उम्मीद है। हमारा अंदाजा है कि करीबन 3,370 करोड़ का घाटा कंपनी रिकॉर्ड करेगी, जो पिछले साल यही समय में करीबन 2,138 करोड़ था। तो दोस्तों ये स्टॉक तो ऑलरेडी काफी पिट चुका है। लेकिन जिस प्रकार के संकेत बिजनेस पे आ रहे हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री बाद में आएगी, हमको लग रहा है कि इस स्टॉक से भी बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हालांकि काफी लोगों का मानना है कि काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। हमको लग रहा है कि नंबर्स में ये इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए शायद और 1 साल या 12 से 18 महीने का समय ले सकता है। अभी आते हैं टू व्हीलर कंपनीज पे, जैसे कि बजाज ऑटो पे। बजाज ऑटो ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आकुर्डी, वालू, चाकन और पंतनगर पे बंद किया है जब तक ये लॉकडाउन चालू है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि बजाज ऑटो को अपने एक्सपोर्ट अर्निंग्स में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आने की उम्मीद है, क्योंकि इनका जो मेन मार्केट है नाइजीरिया, यहाँ पे डिमांड सॉफ्ट हो चुका है। और ये डेफिनेटली क्रूड के कीमतें कट कम होने के कारण इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें इनके प्रोडक्ट्स के डिमांड पे देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात जो पॉजिटिव है ये है कि जो INR है यानी रुपया है, उसकी करेंसी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए थोड़ा बहुत राहत का बात है। तो ये डेफिनेटली इनके लिए फायदेमंद बात और थोड़ी पॉजिटिविटी कंपनी को जरूर देगी। यहाँ पे हमको लग रहा है कि कंपनी का जो ट्रेजरी इनकम है, अदर इनकम है, प्लस जो ऑपरेशनल इनकम है, वो मोटा मोटी फ्लैट रहेगा। तो यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट की संकेत नहीं है। प्रॉफिट का अनुमान हमारा करीबन 1,065-1,070 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से फ्लैट है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा आउट यू नो पॉइंट विच मार्केट क्लोजली वॉच करेगा, वो बेसिकली रेवेन्यू और वॉल्यूम गाइडेंस होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर इस साल फ्लैट या नेगेटिव ग्रोथ अगर कंपनी मैनेजमेंट बताता है, तो डेफिनेटली स्टॉक में एक थोड़ी नेगेटिविटी और आ सकती है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि कंपनी को कोई भी ग्रोथ FY 21 में देखने को नहीं मिलेगा, और जो भी ग्रोथ आएगा वो अगले साल दैट इज FY 22 के लिए पुश हो जाएगा। दूसरी जो कंपनी टू व्हीलर में सबसे बड़ी कंपनी है वो हीरो मोटर कॉर्प है। हीरो मोटर कॉर्प की दिक्कतें थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे इनके पास करीबन 5 से 7 लाख जो टू व्हीलर के जो यूनिट्स है, वो अभी भी इनके गोडाउन में पड़े हैं। और ये ज्यादातर BS4 वाले हैं जो इनके डीलर के पास है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को अपील की है कि रजिस्ट्रेशन जो BS4 का है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। उन्होंने थोड़ी सी हेल्प अपने डीलर्स और सप्लायर्स को भी की है। और हो सकता है कि आने वाले 1 आध 2 महीने में ये इन्वेंट्री क्लियर भी हो जाए। लेकिन एटलीस्ट नियर टर्म में तो दोस्तों हमको लग रहा है कि इनके लिए पुरानी इन्वेंट्री क्लियर करना पहला चैलेंज रहेगा। एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, हमको लग रहा है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है, इनके वॉल्यूम्स के लिए बहुत दिक्कत भरा मामला है। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है
कि अपना पुराना BS4 का जो प्रोडक्ट है वो डीलर से डिस्पोज करे, थोड़ा सा डिस्काउंट दे। बट इसमें डेफिनेटली होगा क्या कि डिस्काउंट देने के बाद डेफिनेटली इनके मार्जिन्स पे थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वार्टर में हमारा मानना है कि कंपनी करीबन 630 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी। अगेन यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ देखने की संभावना है, करीबन 14 से 15% का डी ग्रोथ आएगा। और यहाँ पे भी कंपनी क्या गाइडेंस देती है, क्या आउटलुक के बारे में बात करती है, वो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। बट ओवरऑल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में भी कोई ऐसा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। पैसेंजर कार में दोस्तों मारुति सुजुकी, जैसे सभी को पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी पैसेंजर कार कंपनी है। इन्होंने भी अपने सारे प्लांट्स मानेसर और गुरुग्राम हरियाणा में बंद किए हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास BS4 का कोई स्टॉक नहीं है और वो BS6 नॉर्म्स के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका मतलब क्या है कि इनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं है और इनके पास लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि इनके पास करीबन 35,000 करोड़ की कैश लिक्विडिटी बुक्स पे अवेलेबल है। और ये ऐसे माहौल में, ऐसे खराब टाइम में अपना बचाव और अपना सर्वाइवल जरूर कर सकते हैं। हालांकि नियर टर्म में तो पैसेंजर कार्स को रिकवर होने में काफी समय लगेगा। हमारा मानना है कि FY21 में रिकवरी आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सी और दिक्कत आपको ये देखने को मिले। Q4 की बात करें तो Q4 में भी हमको लग रहा है कि भारी मात्रा में प्रॉफिट गिरने की संभावना है। करीबन 32% प्रॉफिट गिरेगा, करीबन 1230-35 करोड़ को। और यहाँ पे भी जब तक डिमांड रिवाइवल नहीं आता तब तक स्टॉक में कोई बड़ी रिवाइवल साइन आएगी नहीं। हालांकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए तो आउटलुक काफी नेगेटिव लग रहा है। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में आते हैं। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, लेकिन इन्होंने भी काफी हद तक अपने जो एक्टिविटीज बंद किए हैं लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि मोटा मोटी बहुत ही तकलीफ वाला मामला है। और इनकी जो कोरियन सब्सिडरी है जहाँ पे इन्होंने काफी हद तक पैसा इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे दिक्कतें और बड़ी है। करीबन 25 से 30% डोमेस्टिक डिमांड इस मार्केट में घट चुका है। SUV और ट्रैक्टर की बात करें तो कंपनी का मानना है कि सितंबर 2020 के बाद ही डिमांड होपफुली रिकवर होगी और पूरी तरह से नॉर्मल सी FY22 में आएगी। मोटा मोटी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही खराब आने की अनुमान है। इनफैक्ट प्रॉफिट डी ग्रोथ होने की पूरी तरह से इस क्वार्टर में अपेक्षा है और ये करीबन 60 से 62% गिरने का हमारा मानना है। करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो दिखलाता है कि मैनेजमेंट पूरी तरह से इस कोरोना वायरस से कंपनी के ऑपरेशंस इम्पैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि मोटा मोटी इस शेयर में भी निवेश का इमीडिएटली मौका बनता नहीं है। हालांकि लॉन्ग टर्म में हमको लग रहा है कि स्टॉक काफी ऊपरी लेवल से पिट चुका है और यहाँ पे जरूर अगर लॉन्गर टर्म में कोई निवेश करना चाहे तो डिक्लाइन पे जरूर थोड़ा सा इसमें एक निवेश करने का मौका बन सकता है। फिर हम आते हैं एस्कॉर्ट्स पे। दोस्तों एस्कॉर्ट्स प्योरली एक ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है। ट्रैक्टर्स करीबन 77% इनके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करीबन 16-17% कंट्रीब्यूट करता है। इनके लिए अभी तो दिक्कतें इतनी दिखती नहीं है, क्योंकि इनका कर्जा भी जो बुक्स पे है वो काफी रीजनेबल है। इनके पास काफी कैश है। सबसे बड़ी बात, इनके पास जो प्रोडक्ट्स है वो काफी अच्छी तरह से बिकने के कारण इनके पास कैपेसिटी ऑलरेडी अच्छी बनी हुई है। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली लॉकडाउन के कारण और उनका जो सप्लाई चेन बंद होने के कारण हो सकता है कि इनको भी थोड़ी बहुत दिक्कतें फेस करने को पड़े। लेकिन कंपेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा इनके लिए प्रॉफिट फॉल डेफिनेटली थोड़ा सा कम रहेगा। इनफैक्ट हमारा मानना है कि Q4 में प्रॉफिट फ्लैट रहेगा, कोई ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो आने वाला साल है वो इस कंपनी के लिए काफी क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि अगर ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ नेगेटिव रहता है और ये कंपनी भी नेगेटिव ग्रोथ दिखाती है तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादातर वॉल्यूम ड्रिवन है और ट्रैक्टर बिजनेस पे निर्भर है। तो ये भी डेफिनेटली एक स्टॉक है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा नरमी दिखा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में ये भी स्टॉक न्यूज फ्लो के कारण काफी बढ़ चुका है। अभी आते हैं ऑटो कंपोनेंट कंपनीज पे। पहली ऑटो कंपोनेंट कंपनीज दोस्तों है भारत फॉर्ज। भारत फॉर्ज बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है, क्योंकि इनका जो मेन मार्केट है डोमेस्टिक और ग्लोबल वो कमर्शियल व्हीकल साइड से आता है। ये ऑयल एंड गैस स्पेस में भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्रूड के कीमतें जो गिरी है इसका सीधा इम्पैक्ट
ऑयल एंड गैस स्पेस के इन्वेस्टमेंट्स पे आएगा। और इसलिए हमको लग रहा है जो आउटलुक है आने वाले एक दो कम से कम 3-4 क्वार्टर के लिए बहुत ही खराब होने की उम्मीद है। दूसरी बात, ये ऑटो में क्लास 8 ट्रक्स यानी जो बड़े ट्रक्स है यूएस में, इनको केटर करते हैं। यहाँ पे जो सेगमेंट है वो लगातार पिछले 3-4 महीनों से नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है, करीबन 40-45% का डी ग्रोथ इस सेगमेंट में दिखा है। तो ये भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट है भारत फौज के लिए। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो अपनी बिजनेस मॉडल डीरिस्क करना चाहते हैं और अभी वो पैसेंजर कार, एल्यूमिनियम लाइट वेट कंपोनेंट्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सेगमेंट्स पे कंसंट्रेट कर रही है। लेकिन दोस्तों ये सारे इनिशिएटिव्स को समझ में आना, इनकी जो इनसे रिटर्न और टॉप लाइन रिकॉर्ड करना, इसमें काफी समय लग सकता है। अगर हम चौथी तिमाही की बात करें तो कंपनी का मुनाफा करीबन 74% नीचे आने का अनुमान है, करीबन 80 करोड़ आएगा। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ मोमेंटम और भी ढीला होने की हमारी हमारी अपेक्षा है, क्योंकि बोथ ग्लोबली और डोमेस्टिक ये ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये डेफिनेटली एक स्टॉक रहेगा जहां पे और बिकवाली का प्रेशर आपको शायद देखने को मिले। अभी दूसरी कंपनी जो ऑटो कंपोनेंट्स में काफी पुरानी है और जो इन्वेस्टर्स फेवरेट हो चुकी है पहले भी, वो है बॉश, जो माइको के नाम पे पहले जाना करती थी। माइको बॉश बेसिकली कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, पैसेंजर कार और ट्रैक्टर्स को केटर करती है। दोस्तों इस कंपनी की एक सबसे बड़ी पॉजिटिव ये बात है कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और इनके पास बेसिकली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पैकिंग उनके कोलैबोरेटर से आता है। बट वॉल्यूम्स लॉकडाउन के कारण काफी हद तक खराब हो चुके हैं और ये जो BS6 नॉर्म्स जो अभी आए हैं, इसका इम्पैक्ट भी आपको क्वार्टर 4 के अर्निंग्स पे देखने को मिलेगा। हमारा अनुमान है कि ये कंपनी बेसिकली आपको कम से कम 35% का फॉल देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी से भी दूर रहने की सलाह रहेगी। फाइनली दोस्तों हम यही कहेंगे कि ऑटो सेक्टर में अभी जो बिकवाली का माहौल है वो और थोड़े दिनों के लिए रहेगा और कम से कम FY21 में तो कोई रिकवरी के साइंस दिख नहीं रही हैं। और इसलिए हमको लग रहा है कि जो भी रिवाइवल आएगा वो बेसिकली। दोस्तों हमारा ये वीडियो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पे हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। इस स्लाइड में हमने हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट के बारे में और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन किए हैं। जिसी को भी अगर कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो हमको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सारे क्वेरीज हम आंसर करें। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।